नमस्कार। आज मैं कक्षा 9th में हिंदी विषय के अंतर्गत आपको प्रार्थना पत्र पढ़ाने जा रही हूँ, है ना। और ये प्रार्थना पत्र, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, पत्र, हम पत्र लिखते हैं, है ना। और जब प्रार्थना, जब हम किसी से अनुरोध करते हैं, विनय करते हैं, है ना, तो अनुरोध और विनय करते हुए जब हम किसी उच्च, अपने से उच्च को पत्र लिखते हैं तो वह प्रार्थना पत्र के अंतर्गत आता है। प्रार्थना पत्र जो है, जो आपके पाठ्यक्रम में है, अब उससे संबंधित हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। प्रार्थना पत्र जो है वो बेटा कोई विद्यालय हो, महाविद्यालय हो, है ना, के प्राचार्य जो, है ना, जो प्रमुख होते हैं, सबसे उच्च पद पर आसीन होते हैं, या कोई संस्था होती है, कोई संगठन होता है, उसके प्रधान को हम लिखते हैं, किसी कार्यवश लिखते हैं। कोई ऐसा कार्य होता है जो हमें उनसे कराना होता है, तो हम विनम्रता से उनसे अनुरोध करते हैं। तो दूसरे शब्दों में प्रार्थना पत्र अभिप्राय, अभिप्राय मतलब इसका तात्पर्य ऐसे पत्रों से जिसमें किसी विषय अथवा समस्या को लेकर के हम संबंधित, उससे संबंधित जो अधिकारी होता है उसको हम समस्या का समाधान करने के लिए, निवारण करने के लिए, उस समस्या के प्रति ध्यान आकर्षण करने के लिए हम प्रार्थना पत्र लिखते हैं। अब प्रार्थना पत्र लिखते समय बेटा हमें कुछ बातों का ध्यान देना चाहिए। प्रार्थना पत्र लिखते समय ये बातें हैं ध्यान देने लायक, है ना, कि प्रार्थना पत्र का प्रारंभ प्रथम पंक्ति में बाईं तरफ, है ना, बाईं तरफ जो है वो ऊपर हम सेवा में लिखने से होता है, और फिर दूसरी पंक्ति में बाईं ही तरफ जहाँ हम सेवा में ऐसे लिखते हैं उसी के नीचे जो है उच्च अधिकारी का पद, कार्यालय का नाम, विभाग, स्थान लिखा जाता है। उस अधिकारी का पद, जैसे प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं तो प्रधानाचार्य सेवा में, क्वामा, फिर प्रधानाचार्य, फिर कार्यालय, जैसे मान लीजिए राजकीय इंटर कॉलेज, कार्यालय का या विद्यालय का जो नाम है, जैसे राजकीय इंटर कॉलेज, है ना। और फिर स्थान, जैसे मान लीजिए गौतम बुद्ध नगर में स्थित है तो राजकीय इंटर कॉलेज, क्वामा, फिर क्या है बेटा गौतम बुद्ध नगर, तो ये लिखा, वो स्थान लिखते हैं। तत्पश्चात प्रार्थना पत्र में उसके नीचे क्या है, विषय, है ना, क्या है विषय, हम क्या, हमारी समस्या है, उसका हम क्या समाधान चाहते हैं, तो वो विषय लिखते हैं। और उस विषय के बाद पत्र प्रारंभ करने से पहले हम क्या लिख देते हैं बेटा, महोदय, आदरणीय, है ना, कुछ भी लिखिए, महोदय है, आदरणीय है, मानवर है, माननीय है ना, इनका संबोधन का प्रयोग करते हैं। अगर पुरुष है तो क्या है बेटा, माननीय, अगर महिला है तो माननीय, अगर महिला है तो महोदया, और महिला है तो आदरणीय, और पुरुष है तो महोदय, आदरणीय, माननीय, मान्यवर आदि का प्रयोग करते हैं। और संबोधन के बाद जो है वो सविनय निवेदन है अथवा सादर निवेदन है, सविनय निवेदन है, जैसे वाक्य से हम पत्रों का प्रारंभ करते हैं। अब प्रार्थना पत्र पूरा करने के पश्चात क्या है बेटा, जब प्रार्थना पत्र पूरा हो जाता है तो आभार, जो कृतज्ञता हम ज्ञापित करते हैं, है ना, तो उसके लिए क्या है, सबसे अंत में आपका आभारी रहूँगा या रहूँगी, वो तो जैसा है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, और आप इस ओर ध्यान देने का कष्ट करेंगे। ये विनम्र प्रार्थना हम करते हैं। और शिष्टाचार के लिए क्या है बेटा, जो ये पत्र लिखा था उसके बीच में यहाँ पे धन्यवाद या सधन्यवाद लिख देते हैं। और फिर पुनः बाईं ओर क्या है, भवदीया या भवदीया, प्रार्थी या प्रार्थिनी, आपका आज्ञाकारी या आज्ञाकारिणी, वही स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के अनुसार, शिष्टता सूचक, सभ्यता, है ना, सभ्यता का संकेत देने वाले शब्द लिख करके हम क्या कर देते हैं बेटा, हस्ताक्षर कर देते हैं। अब छात्रों को कक्षा वर्ग अनुक्रमांक, है ना, कक्षा, अपना वर्ग, अगर छात्र लिख रहा है तो वो हस्ताक्षर नहीं करेगा, है ना, वो अपना वर्ग लिखेगा, सेक्शन, अनुक्रमांक, रोल नंबर प्रार्थना पत्र के अंत में करना होता है। और अंत में क्या है बेटा, फिर दिनांक लिख दी जाती है ना। ये आपको एक हमने प्रार्थना पत्र का ये एक प्रारूप समझाया। अब ये देखिए, ये प्रार्थना पत्र का ये प्रारूप ये सामने है, वो हमने आपको बोलकर बताया, ये हम दिखाकर बता रहे हैं। क्या है बेटा, शिक्षा शुल्क माफ करना है।
अब विद्यालय के प्रधानाचार्य को शिक्षण शुल्क माफ करने के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। जैसा कि हमने बताया, ये देखिए सेवा में हो गया, प्रधानाचार्य महोदय हो गया, अगर क्या कहते हैं महिला है तो प्रधानाचार्य महोदया, फिर ये जगह का नाम हो गया, फिर उस स्थान का नाम हो गया, कार्यालय संस्था का नाम हो गया, है ना, फिर स्थान का नाम हो गया, फिर ये विषय हो गया, है ना, और अधिकारी जिस पद पर वो अधिकारी विराजमान है ना, तो उनके पद के अनुरूप ही हम ये आदर सूचक शब्द का प्रयोग करते हैं। मान्यवर है, आदरणीय है ना, माननीय है, इसका प्रयोग करते हैं। और फिर क्या है बेटा, सब ये यहाँ पर लिखना, अपना पत्र लिखना प्रारंभ कर देते हैं। जैसे अब शिक्षण शुल्क माफ करने के लिए, तो इसमें ये होता है कि शिक्षण शुल्क, इसका कारण हम क्यों माफ़ कराना चाहते हैं, शिक्षा शुल्क कितना है, और फिर अगर आप शिक्षण शुल्क माफ़ करते हैं तो उनके प्रति हम आभार प्रकट करते हैं। तो कारण होता है बेटा, और उसका मेन जो मुख्य तथ्य होता है वो हम बताते हैं, फिर हम माफ़ करने के लिए प्रार्थना करते हैं, और फिर हम उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं। तो इस तरह से इन बिंदुओं को लेकर के हम ये अपनी विषय वस्तु बनाते हैं। अब जैसे इसमें है कि सविनय निवेदन है, जैसा कि हमने आपसे कहा कि आदर सूचक ये लिखेंगे। सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का 12वीं कक्षा का छात्र हूँ, मेरे पिताजी हमारे परिवार का भरण पोषण करते हैं, और हमारे परिवार में 7 सदस्य हैं, और पिताजी की अचानक क्या है बेटा, ये कारण हो गया, ये सब कारण है ना, कि 7 सदस्य हैं, नौकरी छूट गई है, तो उसके कारण हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, ये सब कारण है। और पिताजी को छोड़कर अन्य कोई कमाने वाला नहीं, ऐसी स्थिति में मेरे पिताजी शिक्षण शुल्क जो है वो देने की स्थिति में नहीं है। ये हमने अपनी मजबूरी पहले निवेदन किया, फिर कारण बताया, फिर अपनी मजबूरी बताई, और फिर ये प्रार्थना की कि मुझे क्या है, पूर्ण शुल्क मुक्ति प्रदान करने की कृपा करें, जिससे मेरी पढ़ाई जारी रह सके। और इसके साथ ही साथ बेटा, इसलिए भी पढ़ाई क्यों जारी रह सके, एक तो पढ़ना जरूरी है, दूसरे मैं आपके विद्यालय का क्या है बेटा, एक मेधावी छात्र हूँ, मैं पिछले 2 वर्ष से अपनी कक्षा में प्रथम स्थान पर हूँ, इसलिए अगर आप मेरा शुल्क माफ कर देंगे तो मेरी पढ़ाई भी जारी रहेगी, और मैं आपके अपना नाम और विद्यालय का नाम भी रोशन करूँगा। ये कि मैं इस बार बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाकर विद्यालय का नाम ऊंचा करूँगा। और फिर आता है बेटा समापन आता है, ये जो कि मुझे विश्वास है कि मेरी स्थिति को देखते हुए सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे और मेरा शुल्क माफ करने की कृपा करेंगे या शुल्क मुक्ति प्रदान करेंगे, और इसके लिए अपनी कृतज्ञता, ऐसा नहीं कि मैं सदा आपकी इस कृपा दृष्टि के लिए या आपके इस कृपा कार्य के लिए या आपकी इस दया के लिए मैं जीवन भर आपका आभारी रहूँगा, आपके प्रति कृतज्ञ रहूँगा। तो और फिर ये देखिए यहाँ पर धन्यवाद, और ये इधर दिनांक भी आ जाती है, ये धन्यवाद इधर आ जाता है, और प्रार्थी का नाम बेटा भवदी या भवदिया जो भी हो, है ना, अगर लड़की है तो भवदिया, नहीं तो भवदीय, विनीत भी लिख सकते हैं, प्रार्थी प्रार्थनी भी लिख सकते हैं, और आपका आज्ञाकारी शिष्य, यहाँ पर क्या है बेटा, नाम लिखा, कक्षा लिखी, और दिनांक, ये यहाँ पर दिनांक यहाँ पे भी डाल सकते हैं, अगर धन्यवाद बीच में लिखते हैं तो दिनांक इधर भी आप डाल सकते हैं। और ये तो एक सामान्य प्रारूप हुआ, लेकिन जब आप परीक्षा में लिखते हैं, परीक्षा में प्रार्थना पत्र आपको लिखने के लिए आता है, तो परीक्षा में प्रार्थना पत्र में बेटा जो बच्चा लिखता है वो अपना नाम नहीं लिखता, वो या तो काखा गा लिखता है या आबासा लिखता है, परीक्षा की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए, चाहे बोर्ड परीक्षा हो चाहे गृह परीक्षा हो। लेकिन सामान्य रूप से आप ऐसे कभी लिखते हैं जिसमें कोई गोपनीयता की आवश्यकता नहीं है, तो आप अपना नाम उल्लिखित कर सकते हैं। आशा है ये प्रार्थना पत्र का प्रारूप देख करके आपको समझ में आ गया होगा, प्रार्थना पत्र कैसे लिखा जाता है। अब हम कुछ प्रार्थना पत्र के उदाहरण दे करके आपको समझा रहे हैं, है ना। इसमें क्या है बेटा, इसमें विषय ये है 4 दिन का अवकाश मांगा गया है। आपकी प्रार्थना ये है 4 दिन का अवकाश, और उसका कारण क्या है बेटा, बड़ी बहन का विवाह में आपको शामिल होना है, तो ये कारण हो गया। ये क्या है बेटा, और ये जो है ये आपकी प्रार्थना हो गई। तो पहले आप क्या है बेटा,
उनके प्रति ये पहले ये प्रारूप सेवा में जैसे प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय इंटर कॉलेज मेरठ, है ना, ये आप को उस सेवा में लिखना होता ही है। फिर बेटा संस्था प्रधान को संबोधित करना होता है, फिर उस संस्था का नाम लिखना होता है, फिर उस स्थान का नाम लिखना होता है, फिर विषय लिखना होता है। और ये देख रहे हो बेटा सबके बाद कॉमा आया है, ये कॉमा लगाना अति आवश्यक होता है। और अंत में जहाँ ये खत्म हो वहाँ पर स्थान, वहाँ पर पूर्ण विराम लग जाता है। फिर उसी के नीचे आपने विषय लिखा। ये आप प्रारूप देख लीजिए कि किस तरह से ये प्रारूप एक सिधाई में आ रहा है, ये बहुत ज़रूरी है, इससे पता लगता है। दूसरे आपका जब जिसमें भी आप पेज में लिखते हैं जिसमें, तो वो पेज थोड़ा सा ऐसे फोल्ड कर दिया जाता है, मोड़ दिया जाता है, उसके बाद से आप ये लिखना शुरू करते हैं। तो अब आपका विषय आ गया कि अवकाश प्राप्ति हेतु प्रार्थना पत्र। अब आपने फिर लिखा बेटा महोदय, अगर आप पुरुष प्रधानाचार्य हैं, अगर महिला है तो महोदया हो गया, और यहाँ पर भी अगर महिला है तो प्रधानाचार्या हो गया, और यहाँ पर भी महोदया हो गया। फिर जहाँ ये महोदय खत्म होता है वहाँ कॉमा लगता है, और उसके बाद से ये शुरू होता है कि सविनय निवेदन है कि मेरी बड़ी बहन का शुभ विवाह 24 नवंबर 2000, कभी भी आप जब भी हो वो डाल सकते हैं, है ना, 2019 डाल दीजिए, को संपन्न होगा। उसका विवाह जो है वो इस तारीख को आपने सूचना दी, है ना, सादर निवेदन सविनय निवेदन करते हुए। और फिर ये शुभ अवसर है क्योंकि विवाह, बहन का विवाह है, तो ये इसको हम लोग यहाँ शुभ अवसर माना जाता है। तो इस अब उसका जो है आप ये विषय वस्तु लिख रहे हैं, कारण लिख रहे हैं, अपना एक प्रारूप प्रकट कर रहे हैं कि शुभ अवसर में सम्मिलित होने के लिए, शामिल होने के लिए सभी संबंधी दूर दूर से घर पर आ रहे हैं, और वैवाहिक कार्यक्रमों में पूरी व्यवस्था को संभालने में हमें अपने माता पिता का सहयोग करना है ना। जो विवाह में जो कार्य हैं वो कार्य, उन कार्यों को संभालने के लिए, घर में जो नातेदार रिश्तेदार आ रहे हैं उन सब की देखभाल करने के लिए, और उस विवाह में सम्मिलित होने के लिए ये कारण है, आपको अवकाश की ज़रूरत है। इस तरह से आप वो कारणों का उल्लेख करोगे तो घर पर आए मेहमानों का स्वागत सत्कार, रीति रिवाजों से संबंधित अनेक कार्य हैं, व्यवस्था की देखभाल के लिए मेरा घर पर उपस्थित रहना अति आवश्यक है। तो कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बात को बड़े ही सादर तरीके से, अनुरोधपूर्ण ढंग से आप लिखोगे, ये प्रारूप रहेगा। फिर आपने कारणों का उल्लेख करने के बाद आप प्रार्थना करोगे कि मुझे 4 दिन अर्थात 23 नवंबर से क्या है बेटा 26 नवंबर तक, 24 को शादी, एक दिन पहले आप पहुंच जाओगे, फिर 24 को शादी, उसके बाद 2 दिन आपको कार्यभार सारा समेटने में लगेगा, का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें, है ना। फिर क्या बेटा यहाँ पर आपने दिनांक डाल दिया, ये धन्यवाद डाल दिया, ये भवदीय बेटा ये भवदीय यहाँ पर जो है वो गलत है, ये भवदीय यहाँ पर आएगा, भवदीय या भवदिया। अगर कोई लड़का है तो भवदीय, लड़की है तो भवदिया होगा। और फिर यह आपका आज्ञाकारी शिष्य ये यहाँ पर आएगा बेटा, और ये का खा गा और कक्षा 9A, यहाँ पर जो है आप का खा गा या आबासा कुछ भी लिख सकते हो। और क्योंकि यहाँ पे अवकाश मांग रहे हो, इसमें कोई गोपनीयता की बात नहीं है, तो इसलिए आप यहाँ पर अपना नाम भी उल्लिखित कर सकते हो। अब हम आपको एक दूसरा प्रार्थना पत्र का उदाहरण आपको बताते हैं, है ना, कि अपने प्रधानाचार्य को क्या है बेटा विषय परिवर्तन के लिए। विषय क्या है यहाँ पर, विषय ही क्या है ना, विषय परिवर्तन है। तो वही आपने बनाया क्या है बेटा, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय इंटर कॉलेज, है ना, गाजियाबाद। यहाँ पे आपने संस्था के जो प्रधान है उनका लिखा, फिर संस्था का नाम लिखा, संस्था का स्थान लिखा, फिर विषय लिखा कि विषय परिवर्तन हेतु प्रार्थना पत्र। फिर आपने यहाँ पर महोदय या महोदया जैसा कि हमने आपको बताया, और सादर, यहाँ देखिए ये कॉमा लगा, ये कॉमा लगा, यहाँ क्योंकि बात ये पूरी हो गई ये वाली, तो यहाँ पर क्या लग गया बेटा, पूर्ण विराम लग गया। और विषय परिवर्तन हेतु प्रार्थना पत्र, फिर आपने उसके बाद महोदय, फिर आपने शुरू किया कि सादर निवेदन है या सविनय निवेदन है या विनम्र प्रार्थना है, आप कुछ भी लिख सकते हो कि मैं आपने अपना परिचय बताया कि आप क्या हैं, विद्यालय की 11वीं कक्षा का छात्र हूँ, और क्या है बेटा
इसी विद्यालय से मैंने 10वीं कक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है। ये आपने 1-2 लाइन में अपनी भूमिका बांधी कि मैं विषय परिवर्तन क्यों करना चाहता हूँ, है ना। मैं कौन हूँ, अपना परिचय दिया। उसके बाद आप कारण में आए कि मुझे विषय परिवर्तन क्यों करना है। हाई स्कूल की परीक्षा पास करने के बाद मुझे सही मार्गदर्शन नहीं मिलने के कारण मैं ये निर्णय नहीं कर पाया था कि मेरे लिए कला, विज्ञान अथवा वाणिज्य में से कौन सा विषय उपयुक्त रहेगा, है ना। जब इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा पास की इस विद्यार्थी ने, तो वो अपना कारण बता रहा है कि मैं ये नहीं निश्चय कर पाया कि मुझे कौन सा विषय मेरे लिए ठीक रहेगा, मैं किस संकाय में, किस विभाग में मैं प्रवेश लूँ कक्षा 11 में। फिर मैंने अपने साथियों के कहने पर कला विषय ले लिया, लेकिन पिछले सप्ताह से मुझे यह अनुभव हो रहा है कि मैंने अपनी योग्यता के अनुकूल विषय चयन नहीं किया है, चुना नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर विषय में मेरे 98% प्राप्तांक है ना। तो इसलिए कंप्यूटर विषय लेना मेरी रुचि व योग्यता के अनुरूप है, अनुकूल है, और आजकल कंप्यूटर की बहुत मांग है, इसलिए भविष्य के लिए भी उपयुक्त रहेगा। यहाँ पर विद्यार्थी ने पूरा कारण दे दिया क्यों वह विषय परिवर्तन करना चाहता है ना। तो अब वो फिर पुनः क्या है, उसने कारण बता दिए, पहले अपना परिचय दिया, फिर कारण बताए, अब फिर वो विषय परिवर्तन की प्रार्थना कर रहा है ना। जो संस्था के अध्यक्ष है, प्रधानाचार्य हो, प्राचार्य हो, कि आप कला संकाय से कंप्यूटर संकाय में मेरे स्थानांतरण की प्रार्थना को क्या कर लीजिए बेटा, स्वीकार कर लीजिए। इसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा, इसके लिए मैं आपका कृतज्ञ रहूंगा, आपके प्रति धन्यवाद देता हूं आपको, है ना। और ये फिर क्या है बेटा, दिनांक डाल दी, है ना, और सन जो भी हो, बीच में धन्यवाद डाल दिया, और ये भवदीय बेटा पुनः यहाँ आएगा, ये भवदीय यहाँ पर लिखा जाएगा, और इसी के नीचे जो है बेटा आपका आज्ञाकारी शिष्य, जैसा कि हमने बताया कि लड़की होगी तो भवदीया और लड़की होगी तो आज्ञाकारी शिष्य की जगह क्या हो जाएगा, ये यहीं पर शिष्य आ जाएगा। और फिर आप अपना नाम, क्योंकि ये कोई गोपनीय नहीं है, तो यहाँ पर आप अपना क्या है, नाम लिख सकते हो, है ना। और अपनी ये कक्षा जो है, कक्षा और वर्ग जो है वो आप यहाँ पर डालोगे। इस तरह से ये आपने विषय परिवर्तन के लिए अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखना आशा है कि सीख लिया होगा। और इसमें ये इधर खिसक के आ गया है, लेकिन ये यहाँ पर नहीं होता है बेटा, है ना। ये जैसा कि हमने एरो कर दिया है, ये यहाँ पर होता है। अब इसके बाद हम आपको एक तीसरा उदाहरण और देते हैं बेटा कि कंप्यूटर शिक्षा की व्यवस्था हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। आजकल कंप्यूटर की बेटा बहुत मांग है। जो कंप्यूटर में शिक्षित हैं, जिन्होंने कंप्यूटर की शिक्षा अच्छे से ग्रहण की है, उनको आसानी से बहुत नौकरियां मिल जाती हैं, है ना। तो इसलिए ये भी इसका एक उदाहरण हमने दिया है कि आप अपने विद्यालय में कंप्यूटर की शिक्षा की व्यवस्था करने हेतु बेटा, है ना, आपके विद्यालय में अगर कंप्यूटर विषय नहीं पढ़ाया जा रहा है तो आप कैसे प्रधानाचार्य को पत्र लिखेंगे कि वो कंप्यूटर की शिक्षा आपके लिए उपलब्ध कराए। तो बहुत ही प्रार्थना पत्र है, तो विनम्र शब्दों में सादर के साथ, है ना, आदर के साथ आपको लिखना चाहिए। तो पुनः यही सेवा में हो गया बेटा, क्वामा है इसके बाद, प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य, महोदय या महोदया, और ये बाल विद्यालय, ये संस्था का बेटा नाम हो गया, ये स्थान का नाम हो गया, और इसके बाद क्या लग जाएगा, पूर्ण विराम लग जाएगा। फिर विषय जो है बेटा कंप्यूटर शिक्षा की व्यवस्था करने हेतु प्रार्थना पत्र, है ना, कि हमारे विद्यालय में कंप्यूटर की शिक्षा नहीं है। तो पहले आप प्रधानाचार्य को यह बताओगे कि हमारे विद्यालय में कंप्यूटर की शिक्षा नहीं है, फिर क्यों होनी चाहिए, पुनः इसके कारण पे आओगे, फिर उनसे क्या है, प्रार्थना करोगे, और फिर उनके प्रति आभार व्यक्त करोगे। तो ये 4
बिंदु होते हैं प्रार्थना पत्र की विषय वस्तु को लिखने के लिए। तो यहाँ पर महोदय या पुनः महोदया, और वही सविनय निवेदन है कि 10वीं कक्षा के छात्र यह अनुभव करते हैं कि आज के कंप्यूटर युग में प्रत्येक व्यक्ति को क्या है बेटा, कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए। ये अपनी विनम्र प्रार्थना रख रहे हैं और कंप्यूटर शिक्षा की आवश्यकता भी बता रहे हैं। उसका एक कारण भी, कंप्यूटर शिक्षा होने का कारण भी बता रहे हैं कि हम सभी देख रहे हैं कि दिनों दिन कंप्यूटर शिक्षा की मांग बढ़ती जा रही है। ऐसे में हमारे उज्जवल भविष्य के लिए, है ना, हम भविष्य में उन्नति कर सके, प्रगति कर सके, हमारे लिए कंप्यूटर का ज्ञान होना अति आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। बिना कंप्यूटर के ज्ञान के हम जो हैं वो आगे भविष्य में उन्नति नहीं कर पाएंगे। ये आज की समय की मांग है और इसीलिए विद्यार्थी भी अपने प्रधानाचार्य से इसकी मांग कर रहे हैं। अतः आपसे प्रार्थना है कि हमारे विद्यालय में कंप्यूटर की शिक्षा आरंभ करने या शुरू करवाने की कृपा करें और इसके लिए हम आपके प्रति सदैव आभारी होंगे, कृतज्ञ होंगे, आपका एहसान मानेंगे। आशा है और क्या है, आप हमारे अनुरोध को स्वीकार करेंगे, हमारी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे और हमारे विद्यालय में कंप्यूटर की शिक्षा व्यवस्था का प्रबंध करेंगे, है ना। तो ये बेटा ये हो गया, ये आपका प्रारूप के अनुसार ही ये मैंने 3 प्रार्थना पत्रों के उदाहरण दे करके आपको समझा दिए। आशा है ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और बेटा ये ध्यान रखिएगा कि कहाँ कॉमा लगाना है, कहाँ लिखना है, किस जगह लिखना है। अब ये नहीं कि सेवा में प्रधानाचार्य आप सेवा में के बाद यहाँ लिखने लगो, राजकीय उत्तर माध्यमिक बाल विद्यालय यहाँ लिखने लगो, ये नहीं। आप देख रहे हैं कि ये एक रूपता जो है वो प्रार्थना पत्र को कितना सुंदर बनाती है और ये प्रार्थना पत्र के नियमों का पालन करना भी होता है। तभी किसी प्रार्थना पत्र का प्रभाव जो है वो जिसको आप प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं उसके ऊपर अच्छा पड़ता है, वो आपके प्रार्थना पत्र पर विचार करता है। इसके साथ ही साथ परीक्षा में जब आप इसी प्रारूप के अनुरूप प्रार्थना पत्र लिखते हैं तभी आपको अच्छे अंक प्राप्त होते हैं। आप कहेंगे हमने प्रार्थना पत्र तो लिखा लेकिन हमें अंक उस तरह से नहीं मिले, तो अंक क्यों नहीं, कम मिलेंगे या नहीं मिलेंगे जब आप ये कॉमा, पूर्ण विराम या ये जो प्रारूप है इसका पालन नहीं करोगे और कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बात कहने कि आपकी योग्यता होनी चाहिए। तो ये योग्यता भी आपको इस प्रार्थना पत्र में दिखानी है। प्रार्थना पत्र की जो वो विषय वस्तु है बहुत ही संतुलित होनी चाहिए, है ना। अब इसके बाद जैसा कि हमने फिर पुनः आपको बताया, क्या इधर आप दिनांक डाल देंगे, यहाँ पर धन्यवाद लिख देंगे और ये काखा गागा ये यहाँ नहीं आएगा। भवदीय या भवदिया आपका आज्ञाकारी शिष्य, है ना। और यहाँ पर जो है जब क्योंकि सभी विद्यालय के, तो यहाँ पर आप नीचे लिखेंगे, इसीलिए हमने डाला नहीं है कि 10वीं कक्षा के समस्त छात्र छात्राएं या 10वीं कक्षा के समस्त विद्यार्थी, ये आप यहाँ पर लिखोगे। इस तरह से ये आपका प्रार्थना पत्र के हमने 3 उदाहरण दे दिया, प्रारूप बता दिया और अब हम इससे संबंधित जो है आपको अभ्यास कार्य देते हैं कि अपने प्रधानाचार्य महोदय को चरित्र प्रमाण पत्र हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए, है ना। आपने उस विद्यालय से आपने कक्षा 12वीं पास कर ली है, आप महाविद्यालय में जा रहे हैं, तो महाविद्यालय में प्रवेश करने के लिए आपको चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। तो आप कैसे अपने पिछले जिस विद्यालय में पढ़ते थे उसके प्रधानाचार्य से आप कैसे चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे, उसके लिए जो आप प्रार्थना पत्र लिखेंगे ये आपको ये अभ्यास कार्य के लिए दिया गया है। दूसरा है बेटा, अपने प्रधानाचार्य महोदय को छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए, है ना। आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, आपके बहुत अच्छे नंबर आए हैं, सरकार की तरफ से कुछ योजनाएं चलाई जाती हैं जिसमें उच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को
छात्रवृत्ति के रूप में कुछ पैसा दिया जाता है सरकार की तरफ से, जिससे उनको वो और आगे अच्छे से पढ़ सके और अच्छे अंक ला सके, उच्च शिक्षा से वंचित ना रह सके। तो छात्रवृत्ति प्राप्त करने के क्या क्या कारण हैं वो आप उसमें डालिएगा, और इस तरह से आप छात्रवृत्ति जो है प्राप्त करने के लिए अपने प्रधानाचार्य से और अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिएगा। तो इस तरह से आपकी एक परीक्षा भी हो जाएगी कि आपने ये प्रार्थना पत्र लिखना सीखा कि नहीं सीखा, और इससे संबंधित अगर कोई समस्या आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आशा है ये प्रार्थना पत्र से संबंधित प्रारूप और विषय वस्तु जो कुछ भी हमने समझाया है वो आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद, नमस्ते।